हेलो स्टूडेंट, अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट वीडियो क्लास में मैं इंजीनियर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग साइंस के दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको हल करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट बुक में संकलित किया गया है। आइए तो उन प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें हमने 1 से 6 तक प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है। तो श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम आप लोग देखे थे, जो प्रिज्म से हम लोग अपवर्तन किए थे। एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का जो अपवर्तन हुआ था, तो इसमें अपने को दिखाया गया था कि 7 रंगों में बट जाती है और सबसे नीचे किस रंग का था जी? तो सबसे नीचे जो था वो बैगनी रंग का था और सबसे ऊपर रेड रंग का था। नीचे तो क्या था? बैगनी रंग का। तो अब इसमें विचलन की बात करें तो इसको आगे बढ़ाएंगे और ये इसको आगे बढ़ाएंगे। जो विचलन कोण हमारा ये मिला था और लाल रंग के लिए विचलन कोण ये मिला था। तो किस रंग के प्रकाश का विचलन को अधिक है? यहाँ ध्यान से देखिए, बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन को क्या है? अधिक है। यानी कि प्रकाश जो सीधे जाना चाहिए विचलित हो गया। कौन ज़्यादा विचलित हो गया? तो बैगनी रंग का। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? तो बैगनी रंग का। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आइए इसके बाद वाला प्रश्न अगला देखिए, जो 2021 में आया हुआ है। और इसमें जो है कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो आपको बताया गया था कि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है और वायु की परतें जो है गतिशील रहती है, जिसके कारण तारों से आने वाले प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। यानी कि कुल मिला के तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कहेंगे इसको? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन 3 है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अब दृष्टि का अस्थायित्व पहले जाने की, दृष्टि का अस्थायित्व है क्या? आप अनुभव किए होंगे, जब फैन को ऑन करते हैं, पंखे को ऑन करते हैं तो पंखा चलता है और चलने के क्रम में हम देखते हैं कि एक ऐसा स्थिति आता है कि पंखा के दूसरी तरफ हमारा सीलिंग जो है दिखाई नहीं देता है। सीलिंग दिखाई नहीं देता है। तो कारण क्या है? तो जो पंखा का ब्लेड चलता है तो ब्लेड हमारे आँख के सामने आता है, तो आँख पर उसका प्रतिबिंब बनता है और कुछ सेकंड तक हमारे रेटिना पर उस ब्लेड का प्रतिबिंब बना रहता है। जब तक कि दूसरा ब्लेड हमारे आँख के सामने आता है, उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। और इस तरह से एक प्रतिबिंब जब तक हटता नहीं है तब तक दूसरा ब्लेड सामने आ जाता है और इस तरह से हमें बाहर की वस्तु या छत जो है दिखाई नहीं देता है। तो हमारे आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब कितना देर तक बना रहता है? हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगर जो है इस वस्तु को हटा दिया जाए तो कितना सेकंड तक हमारे आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहेगा? वही प्रश्न ये है। उसी को कहते हैं हम दृष्टि का अस्थायित्व। तो दृष्टि का अस्थायित्व का मतलब हो गया कि हमारे रेटिना पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बना रहता है। तो इसका आंसर है 1/16 सेकंड तक। 1 सेकंड के 16वें भाग के समय के बराबर यह प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। इसमें हम लोग पढ़े थे नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता में बताया गया था कि मानव नेत्र में ऐसा क्षमता होता है कि दूर की वस्तु को भी देख लेता है और नज़दीक की वस्तु को भी देख लेता है। यानी कि दूर से आने वाली किरणों को भी अभिसरित करके रेटिना पर मिला देता है और नज़दीक से आने वाली किरणों को भी अभिसरित करके रेटिना पर मिला देता है। यानी कि हर स्थिति में वह प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। इसका कारण क्या है? तो समंजन क्षमता। हमारे नेत्र की समंजन क्षमता होती है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी
बदलती रहती है। जब दूर की वस्तु को हम देखना चाहते हैं तो हमारा सिलियरी पेशियाँ क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है और नेत्र लेंस लंबा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। वहीं जब नज़दीक की वस्तु देखते हैं तो हमारे नेत्र लेंस या सिलियरी पेशियाँ सिकुड़ जाती है और नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाना या बढ़ाना क्या कहलाता है, तो समंजन कहलाता है। इसका आंसर होगा हमारा क्या, समंजन। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका आंसर तो जानते हैं सब लोग, इसको कहते हैं रेटिना, इंग्लिश में कहेंगे रेटिना और हिंदी में उसका नाम क्या है, तो दृष्टिपटल। क्या कहेंगे, दृष्टिपटल। नेत्र में आप फिगर में देखे होंगे, जो नेत्र का फिगर बनाया गया था, ये जो है यहाँ पर हमने रेटिना दिखाया था, जिसको आज से सूचित किया था, रेटिना या दृष्टिपटल। तो नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। अगला है, सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए, वयस्क, जिसका सामान्य दृष्टि का मतलब हो गया स्वस्थ नेत्र, जिसका नेत्र बिल्कुल सही है, उसी को हम कहते हैं सामान्य दृष्टि। तो सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो अगर किसी व्यक्ति का नेत्र स्वस्थ है तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है, तो कल हम आपको बताए थे कि अगर नेत्र के सामने पास कोई वस्तु को रखें या किताब को रखें तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, और जब भी कुछ दूर पर ले जाते हैं तो हम साफ देख पाते हैं। तो वह दूरी कितनी होती है ना, तो वह दूरी जो है स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेमी होती है ना, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न हम लोग हल करेंगे, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस बात एक ही है, और अभिनेत्र लेंस में जो नेत्र लेंस आप पढ़े हैं इसी को ही अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और इसमें बताया गया था कि इधर से जो है जो नेत्र लेंस को पकड़े रहता है इसको हम कहते हैं आइरिस, और इधर से जो पकड़े रहता है उसको पश्चमाभी पेशियाँ कहते हैं। इसको कहते हैं पश्चमाभी पेशियाँ, पश्चमाभी पेशियाँ। इसको हम कहते हैं आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका। तो प्रश्न हमारा क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है, तो इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी नेत्र लेंस को मोटा या पतला करने वाला काम अब बताया गया समंजन क्षमता में कि पश्चमाभी पेशियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पश्चमाभी पेशियों द्वारा। और वही जो है पुतली के साइज का नियंत्रण जो है परितारिका द्वारा या आइरिस द्वारा होता है। क्लियर हो गया कि लेंस की फोकस दूरी बदलने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो पश्चमाभी पेशियों द्वारा, और पुतली के साइज को बदलने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो परितारिका के द्वारा। तो इसमें आपका आंसर आ गया पश्चमाभी द्वारा। अब अगला प्रश्न है 8 नंबर की, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। लाल रंग का पढ़े हैं, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है आपका जो है 6400 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, 6400 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच। और वही जो सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो प्रश्न हमारा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। इसको पढ़े आप लोग है ना, फिर दोबारा पढ़ लिए तो क्लियर हो गया आपका। अब आइए, मानव नेत्र के पुतली के आकार का नियंत्रण करने वाला होता है। तो अभी बताए कि पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है, तो बाहर वाला जो भाग है जो नेत्र लेंस को पकड़े हुए है, और इस भाग को क्या कहते हैं हम, तो आइरिस या परितारिका। तो आइरिस हमारा जो है पुतली का आकार को बदलने वाला है। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अब देखिए, सामान्य आँख हो या कोई दोष वाला आँख हो, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसमें बताया गया कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, इधर जो रेटिना होता है इस पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है। तो हमारा प्रश्न क्या है, तो सामान्य आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है
तो कैसे होता है जी, तो वास्तविक होगा और उल्टा। देखिए तो वास्तविक और उल्टा कहीं दिया है, तो ये वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होता है। तो हमारा आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन 11 है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। नेत्र का दूर बिंदु है क्या, तो अधिकतम दूरी जहाँ तक हम देख सके, साफ साफ देख सके, वह दूर बिंदु है। और सामान्य नेत्र जो है, जिसके नेत्र में कोई दोष नहीं है, वह अनंत की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है। तो इसको हम कहते हैं अनंत, जो क्या हो गया, इसका दूर बिंदु हो गया। वह अधिकतम दूरी जहाँ तक हम साफ साफ देख लें। तो सामान्य नेत्र जो है कहाँ तक की वस्तुओं को साफ साफ देखता है, तो अनंत दूरी की वस्तुओं को साफ साफ देखता है, इसलिए इसका दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। अगला है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि व्यक्ति को निकट दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु देखना चाहता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए उपचार में किसका उपयोग करते हैं, बोलिए। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट दिखाई देना है ना। तो वस्तु को निकट लाने के लिए कौन सा लगता है जी, वस्तु को, जो दूर वस्तु है उसको निकट लाना है, तो इसके लिए क्या लगेगा, तो अवतल लेंस लगेगा। क्या लगेगा, अवतल लेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर देखने की बीमारी, व्यक्ति को दूर दिखाई दे रहा है, तो उसको नज़दीक का वस्तु देखना है। तो नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए उसका चश्मा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो नज़दीक की वस्तु कब दिखाई देगा, तो उसको दूर ले जाएंगे तब। और नज़दीक की वस्तु को दूर कौन ले जाता है, तो उत्तल लेंस ले जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। क्यों, फिगर आपको याद होगा कि अगर कोई वस्तु जो है नज़दीक है और इसके पास उत्तल लेंस रखते हैं, तो ये किरण क्या करता है, तो मोड़ता है। इस किरणों को क्या कर दिया, मोड़ दिया। और अब ये किरण देखने से लगेगा कि जो है किरण क्या हो रही है, तो दूर से आ रही है। ये किरण जाकर दूर जाकर मिलती है, यानी कि नज़दीक की वस्तु को क्या कर दिया, ये दूर पहुंचा दिया। और व्यक्ति को दूर देखने की बीमारी है, दीर्घ दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष याद करने का एक ही तरीका है, बस। दूर दृष्टि दोष का मतलब हो गया दूर देखने की बीमारी, यानी कि उसको दूर दिखाई देता है, यह बात ध्यान रखना है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब उसको दूर दिखाई देता है, नज़दीक दिखाई नहीं देता है। यानी कि नज़दीक की वस्तु को दूर ले जाएंगे तो देखने लगेगा। इसके लिए कौन सा लेंस लगेगा, तो उत्तल लेंस लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को कहते हैं। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद जब श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में बट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, तो बाण विक्षेपण। क्या कहते हैं, बाण विक्षेपण। तो इसका आंसर होगा बाण विक्षेपण। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश, जो प्रिज्म का फिगर कल बताए थे हम लोग, कल पढ़े थे या पिछले वीडियो में पढ़े थे, कि श्वेत प्रकाश जो है क्या होता है जी, तो भिन्न भिन्न रंगों में बट जाती है। और इधर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, और भिन्न भिन्न रंगों में बटने की घटना को हम कहते हैं बाण विक्षेपण। क्या कहते हैं उसको, बाण विक्षेपण। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को कहते हैं बाण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों से, तो वायुमंडलीय यानी कि वायु में जो सूक्ष्म कण होते हैं, वायु में सूक्ष्म कण, वायु में जो सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे गैसों के कण हैं, गैस के अणु हैं, धूल कण हैं, जलवाष्प है, जल के कण हैं, ये सब सूक्ष्म कण हैं। और इन कणों से प्रकाश की किरणें टकरा कर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, बिखर जाती है। इसको कहते हैं छितराव, बिखरना। छितराव का मतलब बिखरना को क्या कहते हैं, तो इसको पढ़े थे, क्या कहते हैं इसको, फैलने के। जैसे आपके कमरे में कहीं पतला छिद्र से सूर्य का प्रकाश आता है, तो देखते हैं कि उसमें धूल कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। कारण क्या है, तो धूल कणों से
प्रकाश का किरण टकराकर बिखर जाता है और वह धूल कण चमकने लगते हैं। तो इस प्रकाश किरणों के बिखराव को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का परिभाषा पढ़े हैं आप लोग, है ना? उसके अनुसार ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लघु तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लघु तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का भिन्न भिन्न होता है और सबसे ज़्यादा बड़ा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का, और सबसे छोटा होता है बैगनी रंग के प्रकाश का। तो बैगनी, जामुनी, नीले रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य छोटा होता है और छोटा होने के कारण उनका जो है प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन अधिक होता है। तो किसका प्रकीर्णन अधिक होता है जी? तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसको आप प्रकाश के प्रकीर्णन में पढ़े हैं। आइए हम चलते हैं आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या है। तो आकाश के नीला रंग होने का कारण क्या है जी? तो आपको बताया गया है कि जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। तो ये नीचे वाले जो प्रकाश है ना, जिसका बीच अथी क्या कहते हैं, विचलन कोण अधिक होता है, जिनका विचलन कोण अधिक होता है उनका तरंग दैर्ध्य कम होता है, और कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश किरणों का वायुमंडल में प्रकीर्णन अधिक होता है। और प्रकीर्णन अधिक होने के कारण जो आकाश का रंग जो है क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यानी कि नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण नीला रंग हमारे आंखों तक पहुँचता है और आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में आप पढ़े थे कि जब पतली प्रकाश पुंज आती है और उसके मार्ग में धूल कणों से टकराती है तो उसका प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। या टार्च जलाते हैं कुहासे में या धुएं में, है ना, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, जिसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो यह किसके कारण होता है? कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो होता क्या है? तो जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों से टकरा कर वह बिखर जाता है, छितरा जाता है, जिसके कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन में पढ़ चुके हैं। और यह प्रश्न जो है 2019 में आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस परिघटना के कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जिसके कारण जो है वह धूल कण या धुआं चमकने लगता है। अगला है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री यानी कि अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति चला जाए, अंतरिक्ष का मतलब होता है जहाँ पर वायु न हो। तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में चला गया, ऊपर वायु नहीं है, तो जहाँ वायु नहीं है वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। अंतरिक्ष में निर्वात होता है, वहाँ न वायु है न कोई कण है, इस कारण यह प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। और नहीं होने का जो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। और वहीं अंतरिक्ष यात्री भूमि को देखता है, पृथ्वी को देखता है ना, तो पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कण या जलवाष्प के कण या गैसों के कण उपस्थित रहते हैं और ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। और आप पढ़े हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किन रंगों के प्रकाश का अधिक होता है? तो नीले रंग के, बैगनी रंग के, जामुनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिससे आकाश नीला प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री वहीं पृथ्वी को अगर देखता है तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा गया है। तो ये हो गया। अब नेत्र में क्वेश्चन नंबर 21 आइए। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र की बनावट हम लोग जो पढ़े हैं उसमें बताया गया है कि हमारे नेत्र में प्रकाश एक नेत्र लेंस के आगे जो दोहरी झिल्ली होती है, जिसे हम कहते हैं कार्निया। नेत्र लेंस के आगे एक झिल्ली होती है, ये नेत्र लेंस हो गया। ये आपका आइरिस हो गया जो इसका पकड़े हुए है, इधर से
सिलियरी पेशियाँ, पश्चिमाभी पेशियाँ हो गया। तो आइरिस के आगे ऐसे जो है एक झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं कार्निया। और इसी झिल्ली के बाहरी सतह पर जो है अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। तो नेत्र के बनावट में बताया गया है कि प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको? कार्निया, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल या उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी कि नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है कि उसको संशोधित करने के लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंस का उपयोग होता है। तो आप पढ़े हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है? अतः वस्तुओं को दूर ले जाता है, अवतल लेंस वस्तुओं को नज़दीक ले जाता है। अवतल लेंस वस्तु को दूर कर देता है, नज़दीक कर देता है, और उत्तल लेंस वस्तु को दूर कर देता है। तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति को अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगा हो, इसका मतलब है कि उसको ना तो दूर दिखाई देती है ना नज़दीक दिखाई देती है। यानी कि उसमें दोनों प्रकार के दोष हैं, है ना। उसको निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है। अर्थात उसका निकट बिंदु कुछ दूर चला गया है और दूर बिंदु कुछ नज़दीक चला आया है। ऐसी स्थिति में उन्हें कौन सा लेंस लगेगा? तो उत्तल और अवतल दोनों लगेगा, उत्तल और अवतल दोनों लगेगा। अवतल लेंस क्या होगा? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में आएगा, और उत्तल लेंस नज़दीक की वस्तुओं को देखने में प्रयोग में आएगा। तो इसमें जो है संशोधित करने के लिए जो लेंस होगा वो बताए थे आपको। जो है इस लेंस में दो प्रकार के लेंस होते हैं, है ना। एक नीचे लगा होता है ऐसे, और एक ऊपर, ठीक है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ऊपर वाला भाग क्या होता है? अवतल होता है, और नीचे होता है उत्तल। अवतल क्या होता है? तो दूर की वस्तु को नज़दीक लाता है, और उत्तल क्या होता है? तो नज़दीक की वस्तु को दूर ले जाता है। दोनों स्थिति में दोनों जब लग गया तो इसको हम कहते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। और बाईफोकल लेंस कब लगता है? तो व्यक्ति को जो है कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जारा दृष्टि दोष, इसको कहते हैं जारा दृष्टि दोष। यानी कि उम्र बढ़ने के कारण नेत्र की सामंजन क्षमता खो जाती है, और उस स्थिति में व्यक्ति न तो दूर की वस्तु देख पाता है, न ही नज़दीक की वस्तु को देख पाता है। और ऐसे व्यक्ति को जो दोष होता है नेत्र में, उसको कहते हैं जारा दृष्टि दोष। और जारा दृष्टि दोष में हम जो है बाईफोकल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। अगला ये क्वेश्चन नंबर 23, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? क्या देखिए आप, फोकस दूरी कम हो गया, तो फोकस दूरी कम हो गया तो लेंस क्या हो गया जी? मोटा हो गया, है ना। और दृष्टि दोष के कारण में आप पढ़े थे कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। उस स्थिति में प्रतिबिंब जो है नेत्र रेटिना के पहले ही बनने लगता है। तो किस दोष में ये होता है जी? तो निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो लेंस जो है क्या हो गया? मोटा हो गया। तो आइए इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या उत्पन्न होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। अगला है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? आइए प्रिज्म का फिगर देखें। ये प्रिज्म की संरचना है। तो प्रिज्म में कितना सतह है? ध्यान से देखिए, प्रिज्म में एक सतह इधर हो गया, एक सतह इधर हो गया, दो, एक उधर, तीन, एक इधर, चार, एक नीचे, 5। तो प्रिज्म में सतहों की संख्या कुल कितनी हो गई? 5 हो गई, जिसमें 2 गो त्रिभुजाकार होता है और 3 गो आयताकार होता है। तो प्रश्न आता है कि प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। अब उसमें त्रिभुजाकार कई गो होता है? तो 2 गो होता है, और आयताकार कई गो होता है? तो 3 गो। 2 और 3 मिलकर कितना हो गया? 5। तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है।
तो नेत्र में क्या बीमारी है? तो नज़दीक की वस्तु को वह नहीं देख पा रहा है। तो नज़दीक की वस्तु नहीं देख पा रहा है यानी कि दूर की वस्तु को देख पा रहा है। तो दूर की वस्तु को देखने की बीमारी को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो यह प्रश्न जो है 2014 में आया हुआ है और यह प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रश्न में जो है थोड़ा सा कहेंगे कि कन्फ्यूजन है। क्या? तो जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है, तो कोई जरूरी नहीं को दूर साफ साफ देखता है। प्रश्न कौन नहीं क्लियर हो रहा, फिर भी ये प्रश्न पूछा है कि जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, इसका मतलब है कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है। और दूर की वस्तु को साफ साफ अगर व्यक्ति देख लेता है तो उसको कौन सी बीमारी है? और तो दूर देखने की यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष है। तो कौन सा दृष्टि दोष है जी? दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न 27। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम है क्या? याद कीजिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है और उस रंगीन पट्टी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम के लिए प्रिज्म का हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। तो इसमें आंसर में क्या आएगा? हम तो प्रिज्म का। प्रिज्म के द्वारा ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 28। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र का फिगर जो बनाया था उसमें देखे थे ऐसा ही लेंस बनाया गया था, है ना। तो इसमें जो लेंस बनाया गया था कैसा लेंस है जी? तो ये उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में हमारा किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा उत्तल। ये हमारा आंसर हो गया। 29 नंबर। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है। मनुष्य के नेत्र, एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि यानी कि इधर कहाँ से कहाँ तक, कितना डिग्री तक ये देख सकता है। अगर एक आँख बंद करें तो एक आँख से हम कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से मापा जाता है तो कुल कोण जो है कितना होता है? तो 150 डिग्री होता है। तो मानव नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 डिग्री। 30 नंबर देखिए। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। नेत्र लेंस होता है जो क्या हो जाता है? दूधिया हो जाएगा या धुंधला हो जाएगा। धुंधला हो जाएगा तो प्रकाश जो है उससे कम मात्रा में प्रवेश करेगा और कम मात्रा में प्रवेश करेगा तो प्रतिबिंब साफ नहीं बनेगा। तो दूधिया और धुंधला हो जाने के कारण ज़्यादा धुंधला हो जाता है तो दृष्टि क्षय भी हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद में आप पढ़े थे इसको कि मोतियाबिंद वाले व्यक्ति को ऑपरेशन करके दूसरा लेंस लगा दिया जाता है जिससे वह फिर से देखने लगता है। तो ये मोतियाबिंद इसका होगा। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो है दूधिया हो जाए, धुंधला हो जाए तो इस बीमारी को हम कहते हैं मोतियाबिंद। अब इस चैप्टर में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जितने भी परिभाषा थे, है ना, सबको हमने पढ़ लिया। अब इस चैप्टर को अच्छा से तैयार करना चाहते हैं तो किताब से पढ़िए या वीडियो को बार बार देखिए। बार बार वीडियो देखेंगे आपको जो है दिमाग में इसका आंसर बन जाएगा और परीक्षा में गलतियां आप नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे और अगला चैप्टर आपका है विद्युत चैप्टर को हम फिर बढ़िया से पढ़ेंगे। धन्यवाद।